नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों आज हम देखेंगे हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में। अब ये नेट का सिलेबस भी है, यह है झारखंड जेट का सिलेबस पे भी है और आपके एमपीपीएससी के एमपी सेट के एग्जाम में भी है, क्योंकि नेट का सिलेबस और सेट का सिलेबस एक समान होता है। तो यूनिट नंबर 8 हमारी चल रही है और यूनिट नंबर 8 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है देखभाल और संपोषक प्रणालियां, यानी केयर एंड सपोर्ट सिस्टम। अब ये केयर एंड सपोर्ट सिस्टम है क्या? पहले इस बात को समझिए। दोनों काफी आसान टॉपिक हैं। दोनों में हो रहे बदलावों को आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। इस टॉपिक से प्रश्न जो होंगे वो तथ्यात्मक कम होते हैं, अवधारणा से जुड़े प्रश्न ज्यादा होते हैं। इसमें कोई थिंकर नहीं है, कोई किताबी ज्ञान आपसे नहीं पूछा जाएगा, किसी थिंकर की कोई किताब नहीं है इसमें। आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए कि देखभाल है क्या, केयर का मतलब क्या है, और दूसरा ये सपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है। क्लियर है तक? तो केयर और सपोर्ट सिस्टम दोनों आपस में मिले हुए हैं। बिना सपोर्ट सिस्टम के किसी प्रकार की केयर करना संभव नहीं है, देखभाल करना संभव नहीं है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम है देखभाल और संपोषक प्रणालियां। कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार प्रीति जी, नमस्कार गोमती जी। ठीक है, तो यूनिट नंबर 8 हमारी चल रही है। ठीक है, संडे तक आपकी यूनिट नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद शुरू करेंगे मंडे से यूनिट नंबर 9। चलिए तो शुरुआत करते हैं देखभाल और संपोषक प्रणालियों के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, केयर करना, देखभाल करना। क्या है केयर करना? इसके अर्थ को पहले समझ लेते हैं, शब्द को। तो केयर करने का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति की शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया सहयोग, ठीक है, या दी गई सहानुभूति केयर कहलाती है। भाई कोई छोटा सा बच्चा है, उसका पालन पोषण करना है क्योंकि वो अपना पालन पोषण स्वयं नहीं कर सकता। कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसकी देखभाल करनी है, उसकी सहायता करनी है, उसे उसे खान पान से लेकर, ठीक है, उसको शौच कराने से लेकर उसको दवा देने तक हर प्रकार की केयर करनी होगी। कोई व्यक्ति विकलांग है, दिव्यांग है, उस दिव्यांग व्यक्ति की सहायता करनी होगी। तो जो आप किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, ठीक है, और भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो आप सहयोग करते हैं, ठीक है, जो आप सहानुभूति दिखाते हैं, उसी को कहा जाता है केयर। तो केयर की परिभाषा स्पष्ट हो गई। ठीक है, इसका मतलब केयर के अंतर्गत ऐसा नहीं कि केवल शारीरिक मदद होती है या शारीरिक सहायता कर रहे हैं, किसी दिव्यांग व्यक्ति को आपने सड़क पार करा दी तो केवल शारीरिक मदद ही होती है, ऐसा नहीं है। शारीरिक होने के साथ साथ भावनात्मक और सामाजिक या मानसिक, याद रखिएगा। अब कोई व्यक्ति सामाजिक क्या होता है, कभी कभी एक प्रश्न बनता है। देखिए बहुत से वृद्ध लोग ऐसे हैं जो अकेलेपन के शिकार हैं। मान लीजिए वो आपके बैठे हुए हैं किसी पार्क में, अकेले बैठे हुए हैं, उनसे जाके बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बातचीत करना शुरू कर देते हैं, तो उनको भी अच्छा एहसास होता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गई सामाजिक सहायता या सामाजिक, आपने भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट किया। ये अकेला आदमी बैठा है, बुजुर्ग, आपने जाके बातचीत शुरू कर दी, तो ये भी अपने आप में केयर होती है। तो केयर का मतलब ये नहीं कि आप किसी को खाना खिला रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की मरम पट्टी कर रहे हैं, उसी को केयर कहा जाता है। नहीं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता की जाती है, जो सहानुभूति दिखाई जाती है, उसे केयर कहा जाता है। तो केयर की परिभाषा स्पष्ट हो चुकी है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है, वॉइस क्लियर है, तो मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, अगर ऑडियो स्लो आ रहा है तो बता दीजिएगा। बहुत से लोगों ने मैसेज किया था कि यूट्यूब पर जब मैसेज वीडियो जाता है तो वॉइस कम हो जाती है, ऑडियो प्रॉपर तरीके से बहुत स्लो जाता है। तो अगर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है, क्योंकि यही वीडियो रिकॉर्डेड हो जाता है बाद में जाकर। ठीक है, चलिए तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई केयर क्या होती है। अब आते हैं केयर के, आगे बढ़ते हैं। तो केयर क्या केवल शारीरिक सेवा है, क्या फिजिकल सर्विस है? नहीं, केयर में स्नेह भी शामिल है। केयर एक जिम्मेदारी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक अकाउंटेबिलिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, प्रेम भी है, स्नेह भी है, मदद भी है, यानी सारे पक्ष शामिल हैं। तो ये केवल शारीरिक सेवा नहीं है, ये केवल फिजिकल सपोर्ट नहीं है या फिजिकल सर्विस नहीं है। याद रखिए, ये अपने आप में भावनात्मक भी है, ये स्नेह से भी जुड़ा हुआ है, ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और ये आपकी अकाउंटेबिलिटी भी है कि आप लोगों की केयर करें। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक? नमस्कार ज्योति जी। हाँ तो बताइए सभी लोग, ऑडियो वीडियो क्लियर है? मैसेज कर दीजिए।
चलिए अब हम बात करते हैं केयर की परिभाषा तो स्पष्ट हो गई और केयर की परिभाषा में ही इसकी कई सारी अवधारणाएं की डिटेल है वो आपको समझ में आ गई कि भाई किस बात को हम केयर कहेंगे और केयर में कई सारी चीजें शामिल होती हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो जैसे बच्चे की परवरिश करना ये भी केयर में शामिल होता है, देखभाल में शामिल है। बीमार या वृद्ध व्यक्ति की सेवा करना ये भी अपने आप में क्या है, केयर है। दिव्यांग व्यक्ति की सहायता करना ये भी अपने आप में केयर है। तो ये उदाहरण भी आपको क्लियर होने चाहिए। अब बात आती है संपोषक प्रणाली की। अभी हम पहले दोनों के अर्थ को समझ रहे हैं कि जो टॉपिक हमारे में शामिल किया गया है, ठीक है, पहले इसके अर्थ को तो समझें। बहुत से लोग अभी भी समाजशास्त्र में वो दुर्खिम और कास्ट सिस्टम ये सब पढ़ते रहते हैं, उन सबको पढ़ना जरूरी है। लेकिन जब सिलेबस का 50% थोड़ा इनोवेटिव है, फिर सिलेबस का 50% थोड़ा ऐसा है जो आपको रेलिवेंट है, चीजें पढ़नी पड़ती हैं, समाजशास्त्र की परंपरागत किताबों में जिसका उल्लेख कम मिलता है, तो उन टॉपिक को इग्नोर मत कीजिए, उन टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ के जाइए। 10 की 10 यूनिट पूरी कवर होंगी, हर यूनिट का हर एक टॉपिक कवर होगा, तो फिर आपका नेट क्लियर होने में और जीआरएफ क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता। समस्या तब आती है जब हम सिलेक्टेड चीजें पढ़ के चले जाते हैं, हम सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ के चले जाते हैं। हमें लगता है कि इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, हमें लगता है कि 70% पेपर कर देंगे हमारा नेट क्लियर हो जाएगा। नेट क्लियर होने का फायदा क्या है अगर आपको जीआरएफ ना मिले? हाँ भाई, आपकी एज ही नहीं है, बात अलग है कि एज निकल चुकी है, 34-35 साल में पेपर दे रहे हैं, तो मजबूरी है, पेपर तो आपको केवल सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन अगर आप 22 से 23 के हैं और 21-22 के हैं और आपने एमए अभी कवर किया है, तो आपको जेआरएफ की आवश्यकता पहले है ना, स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसे में पूरा फोकस किया कीजिए जेआरएफ के लिए, और जेआरएफ हर किसी को मिलेगी नहीं, उसके लिए पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा होना जरूरी है, पूरे सब्जेक्ट पे कमांड होना अच्छी जरूरी है, तब जाके आप उस टॉप में पहुंच पाते हैं। चलिए अब आते हैं सपोर्ट सिस्टम यानी संपोषक प्रणाली के बारे में। अब ये क्या होता है इसको भी समझ लीजिए, केयर तो समझ में आ गया। संपोषक प्रणाली का मतलब क्या है? भाई केयर करनी है तो हर जगह तो इंसान मौजूद हो नहीं सकता, हर जगह तो परिवार का सदस्य मौजूद हो नहीं सकते। अब जो लोग सक्षम है, चलिए ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं या जिनकी पेंशन आ रही है, जिनके पास घर में पैसा है, वो तो केयर कर भी सकते हैं, चलो थोड़ा बहुत मदद कर देंगे। लेकिन समाज का उस वर्ग का क्या? अब जिसके बच्चे के माता पिता ही नहीं है, उसका भरण पोषण कौन करेगा? जिस वृद्ध के घर में कोई है ही नहीं, वो अकेले हैं, अकेलेपन के शिकार है, उनकी मदद कौन करेगा? तो ऐसे में बनाया गया सपोर्ट सिस्टम। तो सपोर्ट सिस्टम क्या है, यानी संपोषक प्रणाली क्या है? संपोषक प्रणाली का मतलब है ऐसी सभी संरचनाएं, ऐसी संस्थाएं, ऐसे सामाजिक तंत्र जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को सहायता, सुरक्षा और संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि भाई वृद्ध व्यक्ति है, कोई विधवा महिला है, उसके परिवार में कोई नहीं है या परिवार ने उसका परित्याग कर दिया है, तो वो विधवा महिला की सहायता कौन करेगा? देखभाल करने के लिए परिवार के लोग होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है। कोरोना में देखिए बहुत से लोग ऐसे हुए कि माता पिता की डेथ हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, तो उनकी केयर कौन करेगा? तो ऐसे कई सारी संस्थाएं होती हैं। तो जो संस्थाएं, जो सामाजिक तंत्र बनाया गया है, सोशल सिस्टम बनाया गया है, वो उनकी मदद करता है, वो उनकी देखभाल करता है, और ऐसे तंत्र को ही हम सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, संपोषक प्रणाली कहते हैं। क्लियर हुआ? अब संपोषक प्रणाली में क्या क्या आएगा वो देखिए। जैसे किसी बच्चे की केयर की जाती है, ठीक है, बच्चे का भरण पोषण होता है, उसको आर्थिक सुरक्षा दी जाती है, उसको स्नेह दिया जाता है, प्रेम दिया जाता है, उसको भरपूर भरपेट भोजन कराया जाता है, भोजन की व्यवस्था की जाती है, उसकी एजुकेशन की व्यवस्था की जाती है। तो ये संस्था कौन सी है? ये है परिवार नामक संस्था। ठीक है भाई, इसके अलावा बहुत से समाजों में आप देखते हैं, जनजाति समाजों में, पहाड़ी समाजों में, जो आदिम समाज होते थे, वहां पे सबसे बड़ा महत्व होता था, परिवार से बढ़कर होता था कम्युनिटी, यानी समुदाय। समुदाय में आपका जो आस पड़ोस के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सामाजिक समूह हैं, वो भी आपकी देखभाल करते हैं बुरे वक्त में आकर या बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में। गांव में आज भी देखिए कहीं ना कहीं सपोर्ट रहता है किसी या किसी व्यक्ति का। वो क्या है अपने आप में? समुदाय भी अपने आप में क्या हो गया? सपोर्ट सिस्टम का पार्ट हो गया। इसके अलावा स्टेट अपने आप में हम जानते हैं कि भाई संविधान में क्या घोषित किया गया? नीति निर्देशक तत्व घोषित किए गए हैं, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। और नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य क्या है? क्योंकि संविधान के लागू होने के साथ ही भारत को किस रूप में स्थापित किया गया, स्टेट को किस रूप में परिभाषित किया गया है? वेलफेयर स्टेट, यानी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाया गया। और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में राज्य की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों का, वृद्ध का, दिव्यांग का, ठीक है, हर नागरिक की अपनी सेवा प्रदान करे, उनकी देखभाल करे। तो राज्य के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं, पेंशन पॉलिसी होती है, कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जैसे राज्य ने शुरू किया भाई, सरकारी अस्पताल होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, संजीवनी केंद्र होते हैं, ठीक है, राज्य के द्वारा बड़े पैमाने पर वृद्धाश्रम चलाए जाते हैं, ठीक है, अनाथ आश्रम चलाए जाते हैं, ठीक है, पुनर्वास केंद्र चलाए जाते हैं,
राज्य के द्वारा बड़े पैमाने पर आपके इंदिरा गांधी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन योजना चलती है। ठीक है, प्रधानमंत्री कल्याण, आपके जो कल्याण कार्यक्रम होते हैं, या फिर आपका आयुष्मान कार्ड को देखिए, ये सब कुछ राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है ताकि लोगों की देखभाल की जा सके। तो ये भी क्या हो गया, राज्य भी क्या हो गया, एक सपोर्ट सिस्टम का पार्ट हो गया। तो हमारा फैमिली है, हमारी कम्युनिटी है, हमारा स्टेट है, और हमारी जो संस्थाएं हैं बाजार में, जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, जैसे कई सारे एनजीओ होते हैं, ठीक है, कई सारे अस्पताल हैं, वृद्धाश्रम हैं, कई सारे क्रेश हैं, ठीक है, बच्चों के लिए अनाथालय हैं, ये भी अपने आप में क्या है, ये भी सपोर्ट सिस्टम है, ये भी देखभाल करते हैं। तो सपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या हो गया, स्पष्ट हो गया। यानी जो भी देखभाल के लिए सामाजिक संस्थाएं स्थापित की गई हैं, जो राज्य अपनी भूमिकाएं निभा रहा है, जो भी सामाजिक तंत्र स्थापित किया गया है, उसे हम सपोषक संपोषण प्रणाली या सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। और इस सपोर्ट सिस्टम में हमारा फैमिली शामिल है, हमारी कम्युनिटी, हमारा स्टेट, और हमारे एनजीओ हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, निजी संस्थाएं भी हैं, जो सब शामिल होती हैं। इन सबसे मिलकर बनता है सपोर्ट सिस्टम। यहां तक क्लियर हुआ कि देखभाल क्या होती है और सपोर्ट सिस्टम क्या होता है। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। चल, अब देखिए थोड़ा एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक वृद्ध व्यक्ति की देखभाल की जाती है, किसके द्वारा, परिवार के द्वारा। तो परिवार उस वृद्ध व्यक्ति की देखभाल कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे केयर कर रहा है, देखभाल की जा रही है। लेकिन सरकार उसे पेंशन दे रही है उस वृद्ध व्यक्ति को। तो वृद्धावस्था में सरकार के द्वारा दी जाने वाली पेंशन, सरकार के द्वारा दी जाने वाला जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आयुष्मान कार्ड है, हेल्थ सर्विस है, फ्री हेल्थ चेकअप है, ठीक है, आपके मोतियाबिंद का ऑपरेशन होते हैं, कई जगहों पर फ्री होते हैं, ठीक है, वृद्ध लोगों को, ठीक है भाई, रेलवे के टिकट पे पहले छूट मिलती थी, अब तो बंद हो गई है, लेकिन उनको सस्ता टिकट मिलता है, या कई प्रकार की सेवाएं मिलती हैं। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम सपोर्ट सिस्टम। क्लियर यहां तक। तो ये परिवार भी सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा है, राज्य भी सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा है। और किसकी मदद की जा रही है, वृद्ध व्यक्ति की देखभाल की जा रही है उस सपोर्ट सिस्टम के द्वारा। तो परिवार नामक सपोर्ट सिस्टम वृद्ध व्यक्ति की देखभाल कर रहा है, और राज्य नामक सपोर्ट सिस्टम क्या कर रहा है, उन्हें पेंशन और बाकी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। क्लियर। तो दोनों आपस में मिलकर काम होता है। अब आते हैं पारंपरिक और आधुनिक स्वरूप को भी समझ लीजिए कि पहले सपोर्ट सिस्टम कैसा काम करता था, और वर्तमान में जो देखभाल है या वर्तमान में जो सपोर्ट सिस्टम है वो किस प्रकार से परिवर्तित हो गया है। तो परंपरागत और आधुनिक दोनों स्वरूपों को समझना जरूरी है। देखभाल और सपोर्ट सिस्टम दोनों में बदलाव आ चुका है। तो परंपरागत देखभाल में क्या होता था, पहले जो वृद्ध व्यक्ति थे, परिवार के सदस्य थे, विधवाएं थी, या हम देखते हैं बच्चे थे, बूढ़े, बड़े बूढ़े थे, इन सब की देखभाल करने की जिम्मेदारी ज्वाइंट फैमिली की होती थी। तो परंपरागत समाजों में या परंपरागत रूप से पहले देखभाल की जिम्मेदारी परिवार की होती थी। परिवार ही बच्चों का, वृद्धों का, बीमारों की देखभाल घर में ही करता था। लेकिन आधुनिक दौर में क्या आया, आधुनिक दौर में खड़े हो गए हैं कई सारे संपोषक प्रणालियां, कई सारे सपोर्ट सिस्टम स्टैब्लिश हो चुके हैं। वर्तमान में ये जिम्मेदारी परिवार की नहीं बची। क्यों नहीं बची, क्योंकि परिवार कैसे हो गए, एकल परिवार हो गए। अब परिवार में एकल परिवार हो जाने के चलते, ठीक है, ना तो इतनी क्षमता है, ना तो इतने सक्षम हैं लोग कि बच्चों का भरण पोषण हो सके, वृद्धों की देखभाल हो सके। इसी कारण से मॉडर्न सोसाइटी में या आधुनिक समाज में डे केयर सिस्टम आ चुका है, बेबी सिटर है, नर्सिंग सर्विस आ चुकी है। भाई अब लोग इतने सक्षम हो गए मेट्रो सिटी में कि भाई जॉब करते हैं, घर में कोई बुजुर्ग है तो क्या रख दिया, एक आया रख दी बच्चों के लिए, ठीक है, बुजुर्ग व्यक्ति के लिए कोई नर्स रख दी बीमार व्यक्ति की सेवा करने के लिए। बच्चे को लिया झूला घर में डे केयर में डाल दिया, ठीक है, नर्सिंग स्कूल में डाल, कहीं पे भी आपके नर्सरी, आपके जो प्ले स्कूल होते हैं, प्ले स्कूल में भेज दिया बच्चे को, बच्चा 4-5-6 घंटे वहीं रहेगा। तो ये क्या हो गया, जो जिम्मेदारी पहले फैमिली की थी वो जिम्मेदारी आप वर्तमान सपोर्टिव सिस्टम यानी संपोषक प्रणाली ने ले ली है। इसके अलावा पारंपरिक रूप से क्या होता था, पहले परिवार के सदस्य सेवा करते थे वृद्ध जनों की, लेकिन अब क्या हो गया है, अब वृद्धाश्रम आ चुके हैं, सीनियर लिविंग हेल्थ सर्विस सेंटर आ चुके हैं, कई सारे ऐसे सर्विस सेंटर आ चुके हैं जहां लोग अपने खुद ही अपना पैसा जमा करते थे बुढ़ापे में जाकर, और वहीं रहते हैं, ताकि उनको खाने पीने का समस्या भी खत्म हो जाएगी, वहीं उनको अपने जैसे लोग मिल जाएंगे, वहीं उनकी सोशल लाइफ चलेगी, ताकि अकेलेपन का शिकार ना होना पड़े। तो पहले जहां अकेलापन का शिकार क्यों नहीं थे, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली थी, लोग परिवार के सदस्य सपोर्ट रहता था। लेकिन अब मॉडर्न सोसाइटी में, ठीक है, वृद्धाश्रम, हेल्थ केयर सेंटर टाइप की चीजें उभर कर सामने आ रही हैं। कई सारे आप देखते हैं कि ओल्ड एज ग्रुप बन चुके हैं, हेल्प एज ग्रुप बन चुके हैं, कई सारे लोग वहां पे सुबह शाम वहीं जाके इकट्ठा हो जाते हैं, वहीं एक दूसरे की मदद करते हैं। इसके अलावा पहले पारंपरिक रूप से बच्चों की देखभाल में दादा दादी, माता पिता की भूमिका ज्यादा होती थी। अब बच्चों की देखभाल में परिवार की या परिवार के सदस्यों की भूमिका कम होती जा रही है,
और आधुनिक दौर में क्रेच, डे केयर, प्री स्कूल या झूला घर कहते हैं या प्ले स्कूल कहते हैं, इन सब की भूमिकाएं बढ़ती जा रही हैं। तो ये बताता है कि किस प्रकार से बदलाव आया है संपोषक प्रणाली में। तो केयर सिस्टम भी बदल गया है और संपोषक प्रणालियां भी बदल गई हैं। केयर करने वाले लोग भी बदल गए हैं और सपोर्ट सिस्टम भी चेंज हो चुका है। क्लियर है? परंपरागत रूप से क्या होता था, जो कोई व्यक्ति विकलांग है या बीमार व्यक्ति है तो उसकी देखभाल कौन करता था? ठीक है भाई, पारंपरिक रूप से घर में ही उसकी देखभाल की जाती थी। ठीक है, रेयर केसेस में ही अस्पताल जाते थे, लेकिन सामान्यतः घर के सदस्य ही विकलांग व्यक्ति की या बीमार व्यक्ति की सेवा करते थे। लेकिन वर्तमान में अस्पताल है, होम हेल्थ केयर है, थेरेपिस्ट है, कई सारे एनजीओ की मदद ली जाती है। तो आज देखिए कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को हायर किया जाता है इन सेवाओं के लिए। इसके अलावा ठीक है, पहले भावनात्मक समर्थन कैसे मिलता था? रिलेटिव्स आ गए, ठीक है, रिश्तेदार आ गए, पड़ोसियों से बातचीत हो गई। अब लोग कहीं ना कहीं अपने अकेलेपन के शिकार हैं, तो क्या कर रहे हैं? तो ऐसे में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, सपोर्ट ग्रुप, ऑनलाइन काउंसलिंग कर रहे हैं। लोग पड़ोस में कौन रहता है उससे मतलब नहीं है उनको, वो अपने कमरे के अंदर बैठे बैठे फेसबुक फ्रेंड बना रहे हैं, उनसे चैटिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है, या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जहां पहले भावनात्मक सपोर्ट रिश्तेदारों से या पड़ोसियों से प्राप्त होता था, देखिए अब वो भावनात्मक सपोर्ट कहाँ ढूंढ रहे हैं? वो भावनात्मक सपोर्ट ढूंढ रहे हैं सोशल मीडिया में, ठीक है, रील्स में। वो सपोर्ट ढूंढ रहे हैं वो इंस्टाग्राम में। पहले सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? समुदाय की होती थी, जाति समूह की होती थी। हर व्यक्ति जानता था कि भाई हमारा जो कम्युनिटी का व्यक्ति है, इस पे कोई संकट आएगा तो हम खड़े हैं इस व्यक्ति के लिए। लेकिन अब क्या हुआ है? कम्युनिटी या कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम कमजोर हुआ है, कम्युनिटी इतना सपोर्टिव नहीं रह चुकी हैं। तो ऐसे में क्या हुआ? सरकार की योजनाएं हैं, पेंशन स्कीम है, हेल्थ सर्विस है। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ वर्षों में, देखिए टर्म इंश्योरेंस, बड़े पैमाने पर हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा बढ़ गए हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि अब सबको मालूम है कि अगर हम बीमार पड़ते हैं तो कोई हमें मदद नहीं करेगा। अगर 1.5-2 लाख का खर्चा अगर आ गया तो कोई हमारी मदद तो नहीं करने वाला। अब ऐसे में जरूरी है, क्योंकि कम्युनिटी सपोर्ट खत्म हो चुका है। जो परंपरागत देखभाल का तरीका था, परिवार के सदस्य पैसे की व्यवस्था करते थे, वो सिस्टम अब खत्म हो चुका है। अगर आप बीमार पड़े हो तो आपको ही व्यवस्था करनी है। आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार कोई व्यवस्था नहीं करेगा आपकी बीमार पड़ने पर। 2-3 लाख का खर्चा अगर आ गया तो 2-3 लाख का खर्चा आपको ही करना है। चाहे घर बेचो, गाड़ी बेचो, सोना बेचो। इसलिए देखिए बड़े पैमाने पर हेल्थ इंश्योरेंस का कल्चर उभर कर सामने आया। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है, टर्म इंश्योरेंस है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस आदमी क्यों ले रहा है? ठीक है, क्यों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है धीरे धीरे? अब लोग खर्चों पे कम, इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा खर्च करते हैं, इंश्योरेंस पे ज्यादा खर्चा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों को मालूम है कि परंपरागत देखभाल का जो तरीका था, केयर सिस्टम, वो टूट चुका है। अब सोसाइटी, अब परिवार, अब रिलेटिव्स, अब आस पड़ोस, अब कम्युनिटी, कास्ट के लोग अब मदद नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, अब तो आपको सपोर्टिव सिस्टम की आवश्यकता लेनी ही पड़ेगी। ठीक है। चलिए अब देखते हैं भाई देखभाल और संपोषक प्रणाली में जो परिवर्तन आया, जिसको अभी आपने चार्ट फॉर्म में देखा, उसको थोड़ा डिटेल भी समझ लेते हैं। ये परिवर्तन किस रूप में आया है? पहला आया है लोगों की सोच में। पहले जिन्हें कर्तव्य माना जाता था, सेवा माना जाता था, अब वो क्या बन चुकी है? वो सर्विस बन चुकी है। यानी जो पहले कर्तव्य था, ड्यूटी थी आपकी, अब वो आपकी सर्विस बन चुकी है, सेवा बन चुकी है। यानी जो काम पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब आप पैसा देके उसको हायर करते हो किसी व्यक्ति को। मान लीजिए घर में किसी व्यक्ति का बुजुर्ग है या बच्चों की केयर करनी थी, तो घर के ही लोग बच्चे की देखभाल करते थे। अब आया रख ली जाती है 6, 10 से 12 हजार, 15 हजार रुपए की, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब पे जाते हैं, तो बच्चे को कौन संभालेगा? तो जो काम पहले घर के दादा दादी या घर के माता पिता करते थे, अब वो काम आया कर रही है। अब वो काम नौकरानी कर रही है, या बेबी सिटर कर कहते हैं आजकल इसे, बेबी सिटर रख लिया, यानी बच्चे की देखभाल करने के लिए। यानी जो काम काम पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपका कर्तव्य था, अब आपने पैसा देकर उसे सर्विस के रूप में प्राप्त कर लिया है। यानी पहले देखभाल को कर्तव्य या नैतिक मॉरल ड्यूटी माना जाता था, नैतिक कर्तव्य माना जाता था। अब इसे कहीं ना कहीं एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट सर्विस या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एक जॉब माना जाता है। यही कारण है कि वर्तमान समय में हम देखते हैं कई सारे पेशेवर लोग उभर कर सामने आए हैं। आपने देखा होगा एक कंपनी है, नाम याद नहीं आ रहा लेकिन अभी, लेकिन आजकल लोग उसमें घर की साफ सफाई के लिए भी उन्हें बुलाते हैं। घर में कोई ज्यादा गेस्ट आ जाए तो वो खाना बनाने वाले भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं, कि डायरेक्ट घर आते हैं, घर आके खाना बना देंगे। आपके घर का एसी साफ करना हो, घर में साफ सफाई करनी हो, झाड़ू पोछा करना हो, घर की क्लीनिंग करनी हो, इस तक के लिए भी लोग मिल रहे हैं। अब सोचिए ऑनलाइन, इसके लिए भी कई सारी कंपनियां आ चुकी हैं जो आपको होम सर्विस देती हैं। ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पेशेवर लोग उभर कर सामने आ चुके हैं, जो केवल इनको पे कीजिए और घर का काम करा दीजिए। टॉयलेट साफ कराना है, पैसे दे दीजिए, टॉयलेट साफ कर देंगे। एसी क्लीन कराना है, वो भी साफ कर देंगे।
ठीक है, घर की साफ सफाई करानी है, पैसा दीजिए, वो काम भी कर देंगे। यानी हर काम के लिए अब पेशेवर लोग उभर कर सामने आ चुके हैं। ये सबसे बड़ा परिवर्तन आया है। यानी जिन्हें पहले कर्तव्य माना जाता था, अब वो इस सर्विस का रूप लेती जा रही हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा चेंजेस जो आया है वो है भावनात्मक स्तर पर। पहले भावनात्मक देखभाल का डिजिटल रूप हो चुका है। यानी पहले भावनात्मक स्वरूप होता था, यानी आमने सामने के संबंध होते थे, फेस टू फेस रिलेशन होते थे। लोग पड़ोसियों से या घर के रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से मिलते थे, ठीक है, गपशप चलती रहती थी, चौपाल पे बैठे हुए हैं, चौखट पे बैठे हुए हैं। लेकिन अब वो धीरे धीरे तकनीक टेक्नोलॉजी के चलते क्या हुआ, वो भावनात्मक संबंधों की जगह डिजिटल नेटवर्क ने ले ली। अब लोग उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं जिनसे वो कभी मिलते नहीं हैं, उन लोगों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं जिनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अमेरिका में व्यक्ति क्या कर रहा है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, बैठे बैठे ब्रॉडकास्ट सुन रहे हैं, बैठे बैठे सोशल मीडिया पर सोशल 5,000 फ्रेंड लेके बैठे हुए हैं। वो कौन व्यक्ति कहाँ घूमने जा गया हुआ है उसका वीडियो देख रहे हैं। सोलो ट्रिप खुद नहीं करी लेकिन दूसरे लोग सोलो ट्रिप कर रहे हैं तो उस ट्रिप को देख रहे हैं। ठीक है, यानी बैठे बैठे लोग डिजिटल तरीके से क्या बना रहे हैं, अपने वर्चुअल दुनिया में जीते जा रहे हैं। यानी भावनात्मक सपोर्ट जहां परिवार देता था, वहीं अब ये भावनात्मक सपोर्ट सोशल मीडिया के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। इसके अलावा सामुदायिक सहयोग में कमी आई है और संस्थागत सहयोग में वृद्धि हुई है। पहले अगर किसी के यहाँ कोई समस्या आ जाती थी, किसी को चोट लग गई है, किसी घर में कोई समस्या आ गई है, तो गांव मोहल्ले के लोग पहले आते थे, समुदाय के लोग पहले आते थे, क्योंकि उसे पूरे समुदाय का संकट, गांव का समस्या माना जाता था। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं अनौपचारिकता सहयोग प्रणाली जो थी वो खत्म हो चुकी है। अब फॉर्मेलिटी ज्यादा हो चुकी है। अब किसी के यहाँ बीमार पड़ता है, पास पड़ोस के लोग आते भी नहीं है, वो कहते हैं कि कॉल कर लो 181 पर या 108 पर कॉल कर लो, एम्बुलेंस आ जाएगी। यानी पड़ोसी के पास कार भी होगी तो कार निकालेगा नहीं, वो कहेगा 108 पर कॉल कर लो, ठीक है, एम्बुलेंस आ जाएगी। यानी कम्युनिटी को आपसे अब कोई संबंध नहीं बचा है। उसके लिए आपके पास एम्बुलेंस सर्विस आ चुकी है, एनजीओ आ चुके हैं, कई सारी सरकारें मिलकर आपको संस्थाएं बना चुकी हैं। हर काम ऑनलाइन हो चुका है, हर चीज के लिए आपको केवल कॉल करना है, मैसेज करना है। यानी भावनात्मक या समुदाय का सहयोग खत्म हो चुका है, उसकी जगह संस्थाओं ने ले ली है। पहले क्या होता था कि भाई कोई रिलेटिव आया, किसी के यहाँ छोड़ने जाना है, स्टेशन जाना है छोड़ने के लिए, या बस बस स्टैंड जाना है छोड़ने के लिए, आपके पास साधन नहीं था, आप पड़ोसी की गाड़ी ले लेते थे कि अपनी कार दे दो, हमें छोड़ के आना है, स्टेशन तक जाना है रिश्तेदार को छोड़ने के लिए या रिश्तेदार को लेने के लिए। अब ऐसा नहीं होता। अब लोगों को मालूम है कि वो व्यक्ति अपनी कार नहीं देगा, तो अब क्या आ गया, अब आ गया उबर, अब आ गया ओला टैक्सी, रैपिडो। आपको अब हाथ फैलाने की जरूरत ही खत्म हो गई। यानी जहां पहले कम्युनिटी खुद आपका सपोर्ट करती थी, अब वो कहीं ना कहीं सपोर्ट खत्म हो गया। पहले आप देखते थे कि भाई घर में शादी है, फंक्शन है, तो सब आसपास की सारी महिलाएं, सारे लोग आ गए, घर में खाना बन रहा है, याद रखिए। यानी जरूरत ही नहीं थी कैटरिंग वाले को बुलाने की। लेकिन अब क्या होता है, घर में 50 लोगों का खाना भी बनेगा तो कैटरर को बुलाना पड़ता है, हलवाई को बुलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी का सहयोग खत्म हो गया। तो ये कहीं ना कहीं संस्था का रूप लेता जा रहा है, केयर एंड सपोर्ट सिस्टम, कि लोगों को मालूम है पैसा फेंकेंगे और आपके कैटरर वाले को बुला लेंगे, कैटरिंग वाले को बुलाएंगे, खाना बनाकर तैयार कर देगा। यानी वो आस पड़ोस के लोग खाना बनाने में सपोर्ट करने भी नहीं आना चाहते। तो ये जो देखभाल का स्वरूप बदला है, केयर करने का तरीका बदला है, ये इस तरीके से कहीं ना कहीं वो संस्थागत होता जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं की दोहरी भूमिका भी जो थी, याद रखिएगा, उसकी जगह पर अब पेड आपके केयर वर्क का विस्तार होता जा रहा है। पहले महिलाएं घर का काम भी कर रही थी, जॉब भी कर रही थी। अब कहीं ना कहीं महिलाएं घरेलू कार्य और पारिवारिक देखभाल कहीं ना कहीं सीमित होती जा रही हैं। देखिए, पहले ये काम क्या था, अनपेड माना जाता था। जो घरेलू काम था, होमवर्क था, हाउस वाइफ का जो काम था, उसको अनपेड माना जाता था। अब महिलाएं जॉब पे चली गई तो खाना बनाने, बर्तन धोने, घर की साफ सफाई करने के लिए आपको बाई लगानी पड़ती है, एक मेड सर्वेंट बना मंगानी आपके लगानी पड़ती है। तो ऐसे में क्या हुआ, वो काम जो काम घर में अनपेड घर की महिलाएं कर रही थी, अब वही काम घर के काम करने के लिए आपको पेड सर्वेंट की आवश्यकता महसूस हो रही है। यानी कहीं ना कहीं महिलाओं की भूमिका सीमित हुई है और संस्था का रूप उभर कर सामने आया है। यानी पहले घर की साफ सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर में खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्तन धोने की रिस्पॉन्सिबिलिटी महिलाओं की होती थी, वो उनका कर्तव्य माना जाता था, वो उनका काम माना जाता था, लेकिन उसके अनपेड माना जाता था। अब वही काम के लिए लोग पैसा खर्च करते हैं, साफ सफाई के लिए, बर्तन धोने के लिए, झाड़ू पोछे के लिए। ठीक है, यानी ये भूमिका जो बदली है, ये भी बताती है कि केयर सिस्टम किस प्रकार से बदल चुका है। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा नीतियों का विस्तार हुआ है। पहले सोशल गवर्नमेंट का इसका इंटरफेयर नहीं था, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी कम्युनिटी की, रिलेटिव्स की या समुदाय की होती थी, परिवार के लोगों की होती थी।
लेकिन हम देखते हैं कि भाई स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, हमने वेलफेयर स्टेट को अपनाया, लोक कल्याणकारी राज्य को अवधारणा को अपनाया, जिसके चलते सामाजिक सुरक्षा जो सोशल सिक्योरिटी होती है उसका विस्तार काफी हुआ है। क्योंकि पहले व्यक्ति पर मान लीजिए बहुत से बुजुर्ग ऐसे होते थे जो वही किसान परिवार के थे, कोई पेंशन नहीं थी, लेकिन उनको मालूम था कि हमारा परिवार हमारा भरण पोषण कर लेगा वृद्धावस्था में। लेकिन अब बुजुर्ग को मालूम है, आप हम सबको मालूम है कि फ्यूचर में कोई पेंशन नहीं मिलने वाली है सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी। तो ऐसे में अभी से हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे में आने वाले 20 से 25 साल, 30 साल बाद, 40 साल बाद जो वृद्ध लोग उभर कर सामने आएंगे, उनके पास तो पेंशन भी नहीं होगी। तो ऐसे में उनको जरूरत होगी सोशल सिक्योरिटी की, ऐसे में जरूरत होगी उनको सामाजिक सुरक्षा की, और सरकार यही कारण है कि बड़े पैमाने पर सामाजिक सुरक्षाएं प्रारंभ कर रही है, वृद्धा आश्रम स्थापित कर रही है, ओल्ड एज होम बना रही है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी सर्विस दे रही है, न्यू पेंशन स्कीम में आपको पेंशन कैसे जमा करना है, भविष्य में आपको पेंशन मिल सके ताकि आपका बुढ़ापा बेहतर तरीके से कट सके, उसकी व्यवस्था भी कर रही है। ठीक है, आपको आयुष्मान कार्ड बना के देती है ताकि इलाज हो सके आपका। ठीक है, बड़े पैमाने पर सरकार आपको देखते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों के अकाउंट में पैसा डालती है सरकार, उज्ज्वला स्कीम में सिलेंडर दे रही है सरकार, आपके वृद्धावस्था पेंशन दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि अब मालूम है कि परिवार का या समुदाय का कोई सपोर्ट नहीं बचा है, अब जो कुछ है वो सरकार को ही करना है। तो कहते हैं ना फ्री बीस, सरकार पैसा बांटती है, तो बांटना मजबूरी हो चुकी है। ठीक है, तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटियां बढ़ चुकी हैं, क्योंकि वेलफेयर स्टेट का जो सरकार ने ठेका लिया, अब ठेका कह सकते हैं कि जिम्मेदारी जो ली है सरकार ने, उस जिम्मेदारी को सरकार को निर्वहन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये मालूम पड़ता है इससे हमें कि भाई किस प्रकार से बदलाव आया है, ये सोच किस प्रकार से बदली है संपोषण की और देखभाल करने के तरीके की, और सपोर्ट सिस्टम किस प्रकार से चेंजेस हुआ है, ये हमने समझने का प्रयास किया। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, परंपरागत समाज शास्त्र के विषय में परंपरागत समाज शास्त्रियों के जो विचारकों में इस प्रकार के टॉपिक शामिल नहीं थे, लेकिन देखिए पिछले कुछ वर्षों में इस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सरकार की योजनाएं भी इससे पूछ ली जाती हैं और कहीं ना कहीं आपका नजरिया भी स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि भाई वर्तमान में कौन कौन से सपोर्ट सिस्टम एस्टेब्लिश हो चुके हैं। ये तो समझ में आ गया कि सपोर्ट सिस्टम क्या है, ये तो समझ में आ गया केयर करना क्या होता है, लेकिन कौन कौन से सपोर्ट सिस्टम अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। तो सबसे पहले हम देखें संस्थागत सपोर्ट सिस्टम की हम बात करें, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम कौन कौन से हैं। जैसे वर्तमान में परिवार की भूमिका घटी है और परिवार के स्थान पर अस्पताल हैं, वृद्धा आश्रम हैं, बाल गृह हैं, पुनर्वास केंद्र हैं, नर्सिंग होम हैं, डे केयर सेंटर हैं, ये सभी क्या है, ये सभी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम है, संस्थागत समाज आपके संपोषण प्रणालियां हैं। यानी ये वो संस्थान हैं जिन्होंने परिवार की और समुदाय की भूमिका को खुद ग्रहण कर लिया है। यानी जो काम पहले परिवार का या समुदाय का होता था, वो काम अस्पतालों ने, वृद्धाश्रमों ने, बाल गृहों ने, नर्सिंग होम ने, डे केयर सेंटर ने अपने पास ले लिया है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण क्या है, दूसरा जो संपोषक प्रणाली का जो दूसरा वर्तमान संपोषक प्रणाली है वो है राज्य और सरकार की प्रणाली। यहाँ पर सरकार आगे आती है, यहाँ पर सरकार भी आगे आती है, नर्सिंग होम भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम कर रही है। यहाँ पर सरकार के जो प्रयास हैं संपोषक प्रणाली को डेवलप करने में, वो किस प्रकार से है, सरकार कई सारी कल्याणकारी योजना चला रही है, बीमा योजना चला रही है, पेंशन स्कीम है, ठीक है, पीडीएस है, आप सुनते ही होंगे, राशन कार्ड के माध्यम से आपको राशन मिलता है। भारत के 80 करोड़ परिवारों को सरकार राशन देती है, मुफ्त का राशन देती है। तो सारी प्रणाली क्यों चलाई जा रही है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ने ली है। तो ये राज्य का सपोर्ट सिस्टम है ताकि कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, हर व्यक्ति को अच्छा से अच्छा इलाज मिल सके, हर व्यक्ति को सेवाएं मिल सके, हर व्यक्ति को आपके एलपीजी कनेक्शन मिल सके, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिल सके, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो सके। यानी सारी जिम्मेदारी जो है देखभाल की यहाँ पे सरकार के द्वारा भी ली जा रही है। तो ये राज्य का संपोषण प्रणाली हो गई। ठीक है, तो एक हो गई संस्थागत और एक हो गई राज्य की संपोषक प्रणाली। फिर आता है आर्थिक संपोषक प्रणाली। आर्थिक संपोषक प्रणाली मतलब आपको इकोनॉमिक रूप से सपोर्ट करने की बात आ रही है। जैसे गरीब वर्ग है, मान लीजिए बेरोजगार वर्ग है, अब कोई व्यक्ति दिव्यांग भी है, गरीब भी है, बेरोजगार भी है, तो उसको तो आर्थिक मदद भी करनी पड़ेगी आपको। केवल व्हील चेयर देने से काम चलेगा नहीं, व्हील चेयर दे भी देंगे तो उससे क्या रोटी आ जाएगी क्या, लेकिन उसके लिए आपको जॉब देना पड़ेगा, कोई ना कोई उसको व्यवस्था करनी पड़ेगी रोजगार की। तो इसे कहते हैं आर्थिक संपोषक प्रणाली। तो पहले ये काम कम्युनिटी का होता था, ठीक है, पहले ये काम परिवार का, रिलेटिव्स का होता था। परिवार के लोग या रिश्तेदार के लोग या कम्युनिटी के लोग थोड़ा बहुत फंड की व्यवस्था करते थे, चंदे की व्यवस्था करते थे किसी व्यक्ति को, ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अब ये काम आर्थिक संपोषक प्रणाली के चलते संस्थाओं ने ले लिया है। जैसे
हम देखते हैं कि रोजगार, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, बैंकिंग सेवाएं, माइक्रो फाइनेंस, बीमा, ई गवर्नेंस, ये सारी वो सेवाएं शुरू की गई हैं ताकि हर एक व्यक्ति को आर्थिक संपोषण मिल सके, उसकी देखभाल अच्छे से की जा सके। ठीक है, क्लियर यहां तक? इसे कहते हैं आर्थिक संपोषक प्रणाली। अब जैसे मान लीजिए पहले किसी व्यक्ति को पहले क्या होता था, आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले, तो किसी व्यक्ति को मान लीजिए कोई रोजगार शुरू करना है, कोई काम धंधा शुरू करना है, वो अपनी कम्युनिटी के लोगों से पैसा मांगता था, साहूकार से, महाजन से पैसा मांगता था, या अपने परिवार के लोगों से पैसा मांगता था, नाते रिश्तेदारों से पैसा मांगता था काम शुरू करने के लिए। अब वो सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया, तो अब सपोर्ट सिस्टम में क्या आ गया? अब आ गया बैंकिंग। ठीक है, अब आ गया माइक्रो फाइनेंस, बजाज फाइनेंस से पैसा ले लिया। ठीक है, ई गवर्नेंस, आपके ई गवर्नेंस आ गया। तो ये सब क्या हो गया? ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को इकोनॉमिक रूप से सपोर्ट दिया जा रहा है, इकोनॉमिक रूप से उसकी देखभाल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि उसको बेहतर रोजगार देकर बेरोजगारी से निकालकर उसके जीवन को बेहतर बनाया जा सके। इसी तरह स्वास्थ्य और मानसिक संपोषक प्रणाली भी स्टेब्लिश हो चुकी है। भाई बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन वो अकेलेपन के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं। तो ऐसे में उनकी मदद करना भी जरूरी है, जो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं देखिए पीड़ा से गुजर रहे हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं क्या किया गया। इसके लिए मानसिक स्वास्थ्य केंद्र स्टैब्लिश किए गए हैं, काउंसलिंग की बात आती है, थेरेपी स्थापित होती है, हेल्पलाइन नंबर शुरू किए गए हैं, ये टेलीमेडिसिन की सेवा दी गई है। घर बैठे बैठे आपको टेलीफोन से बातचीत करके अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये कहलाते हैं, ये भी अपने आप में संपोषक प्रणाली है, जो आपको स्वास्थ्य और मानसिक आपके संपोषक प्रणाली के रूप में देखी जाती है। घर बैठे बैठे ही आपसे डॉक्टर से मदद मिल गई। आपने देखा होगा कोरोना के समय, ठीक है, बड़े पैमाने पर एप्लीकेशन आई थी, ठीक है, नाम याद नहीं आ रहा अब तो। सरकार ने बड़े पैमाने पर उसको एप्लीकेशन का शुरुआत करी थी। उसमें आप घर बैठे बैठे ही ई मेडिसिन के माध्यम से या ई आप क्लिनिक के माध्यम से डॉक्टरों से बातचीत कर सकते थे। ठीक है, देखिएगा, तो ये भी अपने आप में सपोर्ट सिस्टम है। इसके अलावा डिजिटल और वर्चुअल सपोर्ट सिस्टम तो उभर कर सामने आ ही चुका है। तो जहां पहले लोग क्या होते थे, अपने रिश्तेदारों में चौखट पर या कहीं ना कहीं चबूतरे पे बैठे हुए हैं, महफिल जमी हुई है, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, गप्पेबाजी कर रहे हैं। अब वो सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया। अब किसी के पास किसी को बहुत टाइम ही नहीं है। जो बुजुर्ग हैं वो अकेलेपन के शिकार हो चुके हैं, जो युवा हैं वो डिप्रेशन में जा चुके हैं, कोई कोई बात करने वाला नहीं है। तो ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में सपोर्ट सिस्टम उभर कर सामने आया टेक्नोलॉजी के बेसिस पर, जिसमें सोशल मीडिया है, ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप है, टेली काउंसलिंग है, हेल्पलाइन एप्लीकेशन है। ठीक है, इस प्रकार के कई सारे संस्थान उभर कर सामने आ गए, कई प्रकार के टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन उभर कर सामने आ गई, जो लोगों को अकेलेपन से निकाल रही हैं। आपने देखा होगा कई लोग तो केवल एलेक्सा से बातचीत करते रहते हैं, जो अमेज़न का एलेक्सा है। बहुत से लोग जो आईफ़ोन वाले हैं वो सिरी से बातचीत करते रहते हैं। बहुत से लोग जेमिनी से बातचीत करते रहते हैं। यानी बहुत से लोगों ने देखा, अभी कहीं न कहीं लोग अकेलेपन से शिकार से निकलने के लिए, ठीक है, जो एआई होता है, आपके मोबाइल में होता है, असिस्टेंट होता है, एआई असिस्टेंट, उसी से बातचीत करते रहते हैं। ये भी अपने आप में संपोषक प्रणाली है, व्यक्ति को डिप्रेशन से निकाल रही है, व्यक्ति को सपोर्ट भी दे रही है। ठीक है? इसके अलावा सामाजिक सेवा संस्थान भी स्थापित हुए हैं। देखें, जैसे एनजीओ हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, ठीक है, वृद्धजन चैरिटी हैं, ट्रस्ट हैं, कई सारे संस्थाएं उभर कर सामने आई हैं, जिन्होंने जिम्मेदारी ली है। यानी जो जिम्मेदारी सरकार की थी, परिवार की थी, उस जिम्मेदारी को ट्रस्ट ने, चैरिटेबल संस्थाओं ने, एनजीओ ने भी ग्रहण किया है। ये भी अपने आप में एक नया सपोर्ट सिस्टम उभर कर सामने आ रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सारे संपोषक प्रणालियां हैं। आप देखते हैं कि गाजा में युद्ध हुआ, ठीक है, कई सारे बच्चे अनाथ हो गए होंगे। ठीक है, दुनिया भर में यूक्रेन में चल रहा है युद्ध, या कई बड़े पैमाने पर आतंकवादी घटनाएं घटती हैं, बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं। अभी देखिए जमैका में बड़े पैमाने पर 17 लाख लोगों को वहां से हटाया गया। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा तूफान आया वहां पे। तो ऐसे में कई सारी संपोषक प्रणाली की आवश्यकता होती है, जहां पे बड़े पैमाने पर काम करना होता है। तो ऐसे में डब्ल्यूएचओ है, यूनिसेफ है, यूएनडीपी, यूनेस्को, आईएलओ, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो दुनिया भर के बच्चों को, ठीक है, वहां के परिवारों को सहायता देती हैं। तो ये भी तो देखभाल का एक तरीका है। ये भी तो अपने आप एक सपोर्ट सिस्टम है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कॉपरेटिव स्तर पे आप हम देखते हैं, सीएसआर का नाम सुना होगा आपने, कॉपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी हर एक कंपनी, भारत में जो भी कंपनी, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो, ठीक है, चाहे वो जो भी हो, विदेशी कंपनी हो या भारतीय कंपनी हो, जो भी कंपनियां भारत में काम करेंगी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, भारत में काम करने वाली हर एक उद्योगपति वाली जो कंपनियां हैं, बिजनेस हाउसेस हैं, हर कंपनी को अपने कुल मुनाफे का 2% काय पे खर्च करना पड़ेगा, सोशल सोशल सॉरी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्च करना पड़ेगा। यानी इससे बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं, बड़े पैमाने पर शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रही हैं। आपने देखा होगा ऊषा नाम की एक कंपनी है जिसने सिलाई मशीन बांटती है ताकि महिलाएं
सिलाई सीखकर अपना रोजी रोटी चला सकें। आपने देखा होगा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है जो आपके विप्रो के मालिक हैं, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया है। पूरे भारत में उनकर कई सारे संस्थान चलते हैं, स्कूल चलते हैं। आपने टाटा का नाम सुना ही है। टाटा ग्रुप बड़े पैमाने पर कैंसर पेशेंट से लेकर कई सारे अस्पताल चलाता है, कई सारे चैरिटी करता है। तो यानी हर एक संस्था को भी सीएसआर के अंतर्गत समाज के लिए काम करना होता है। तो ये भी एक अपने आप में देखभाल का तरीका है। ये भी अपने आप में नया प्रकार का सपोर्ट सिस्टम है, जहां बड़ी-बड़ी कंपनियां, ठीक है, अपने मुनाफे का, क्योंकि उनका मुनाफा अरबों खरबों का होता है, उसका 2% अच्छी खासी रकम होती है, तो वो बड़े पैमाने पर समाज पे खर्च कर रही हैं। ठीक है, अनाथ बच्चों की देखभाल में, वृद्ध लोगों की देखभाल में, पर्यावरण के संरक्षण में, इन सब चीजों पे पैसा खर्च करती हैं। ये भी अपने आप में एक नया प्रकार का सपोर्ट सिस्टम है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो देखभाल क्या होती है और सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, देखभाल और सपोर्ट सिस्टम में किस प्रकार से बदलाव आए हैं, और सपोर्ट सिस्टम में किस प्रकार से नए-नए सपोर्ट सिस्टम उभर कर सामने आ रहे हैं, ये जानना इस टॉपिक का हमारा पर्पस था, इस टॉपिक का उद्देश्य था। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछिए। अगर नहीं समझ में आया है टॉपिक तो कोई भी डाउट है आपका तो पूछ लीजिए। ठीक है, कोई लाइव क्लासेस चलती है, लाइव क्लासेस का यही फायदा होता है कि आप क्वेश्चन तो पूछिए। ठीक है, अगला लेक्चर हमारा 3:30 बजे होगा, याद रखिए। अगला लेक्चर 3:30 बजे होगा और 3 बजे के लेक्चर में हम देखेंगे यूनिट नंबर 8 का ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, पारिवारिक कानून यानी फैमिली लॉ। तो पारिवारिक कानून से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर डेटाबेस क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, जोड़ी मिलाने वाले प्रश्न ज्यादा बनते हैं। तो 3:30 बजे का जो हमारा लेक्चर होगा, माफ कीजिएगा 3 बजे का जो हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, किसके बारे में, आपके पारिवारिक कानूनों के बारे में। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का लेक्चर हमारा, जिसमें हमने जानने समझने का प्रयास किया यूजीसी नेट के सिलेबस में। अब यही लेक्चर हमारा एमपी सेट का भी है, ये हमारे झारखंड जेट का लेक्चर भी है। ठीक है, तो इस टॉपिक से संबंधित जो एमसीक्यू होंगे वो आपको रात को 10 बजे अपलोड कर दिए जाएंगे। याद रखिएगा, रात को 9 बजे प्रतिदिन, ठीक है, याद रखिए, यूट्यूब पर लाइव लेक्चर होते हैं। ठीक है, जिसमें हम 20 से 25 प्रश्नों को डेली सॉल्व करते हैं। तो इस लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन जरूर किया कीजिए, ताकि प्रतिदिन आपको 20-25 प्रश्न जब मिलते हैं तो 4 दिन में 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। सोचिए, अगर 20 प्रश्न भी आपको प्रतिदिन मिल रहे हैं तो लगभग 600 प्रश्न बन जाते हैं महीने भर में। तो 600 प्रश्न आपको कुछ जानने को मिलते हैं। हम प्रश्न सॉल्व करते समय केवल जवाब की बात नहीं करते हैं कि इसका ए, 2 का बी, 3 का सी, हम वो बात नहीं करते हैं। हम एक एक क्वेश्चन को समझते भी हैं, उसकी अवधारणा को भी जानने की कोशिश करते हैं और उसके आंसर तक पहुंचने की कोशिश भी करते हैं। तो 20 प्रश्न भले संख्या कम होती है, लेकिन 20 प्रश्नों में 20 प्रकार की अवधारणाएं शामिल होती हैं, 20 प्रकार के कॉन्सेप्ट शामिल होते हैं, वो भी आपको जानने को मिलते हैं। तो रात को 9 बजे का लेक्चर जरूर ज्वाइन किया कीजिए। ठीक है, चलिए, तो मुलाकात होगी 3 बजे, और 3 बजे के लेक्चर में हम देखेंगे पारिवारिक कानूनों के बारे में। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।